Good morning, students. We again are resuming the lesson where we stopped. और जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि गफूर जो है वो उस जानवर को बेच रहा था, अपने बैल महेश को बेच रहा था, और फिर अचानक उसका मन बदल गया और उसने 12 रुपये में जो सौदा हुआ था तो उसने 10 जो उसने पहले लिए थे वो उसको वापस लौटा दिए। नाउ अब क्या करना था, क्योंकि अब वो बैल भी नहीं बेच रहा था, पैसे भी नहीं थे उसके पास, तो उसने क्या किया। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से चावल का पानी मांगता। एंड फेड महेश, और उसने उसको जैसे तैसे महेश को खिलाया पिलाया। पेटिंग हिम ऑन द हेड्स एंड हॉर्न्स, और अपने उसके सिर और सींग पे वो धीरे धीरे थपथपाता। ही विस्पर्ड वेग साउंड्स, वो अस्पष्ट अजीबोगरीब आवाज़ निकलता ऑफ इंडियरमेंट, अपने स्नेह की टू हिम। आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को खिलाते रहे तो उनको वो पास जा करके उनको स्पर्श करके अपने नाक से मुंह से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ निकाल, जिससे वो बच्चा अच्छा महसूस करता है, उसको लगता है कि मुझे प्यार कर रहा है। इसी तरह से वो महेश को करता था। ना आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, और लगभग अब जून का मध्य समय आ गया था। नो बडी हु हैज़ नॉट लुक एट एन इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी। और जिसने भारतीय गर्मी को महसूस नहीं किया है वो कभी समझ ही नहीं सकता कि जून की गर्मी क्या होती है या कैसी वो निर्दयी होती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी, कहीं दूर दूर तक कहीं पर भी दया का एक चिन्ह यानी कि काला बादल नजर नहीं आ रहा था। टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, कि केवल एक विचार कि कभी कभी यहाँ बादल आएंगे, तो आसमान देख करके वो भी नहीं आ रहे थे। दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट, कि अब काले बादल आएंगे विथ सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वॉज इम्पॉसिबल, के वो सुंदर काले बादल आएंगे जो नमी भर के बरसात लेकर के, लेकिन उस आसमान को देख करके दूर दूर तक कहीं संभव नहीं हो रहा था। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा आसमान जो है वो जलता रहेगा दिन भर दिन, और सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। टू एंड ऑफ द टाइम, और सब समय समाप्त हो जाएगा। गफूर रिटर्न होम एट नून, और उसी दिन दोपहर में जब ये विचार चल रहा था, गफूर दोपहर में घर आया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज अ हायर्ड लेबर, वो कहीं पर बंधुआ मजदूर के रूप में काम नहीं करता था। एंड इट वॉज ओनली 4 और 5 डेज सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, तो अभी बुखार 4-5 दिन से उतरा था तो उसने काम करना शुरू किया था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी थका हुआ और कमज़ोर था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वो काम की तलाश के में भी गया था, बट इन वेन, लेकिन उसको काम नहीं मिला। ही हैड नो सक्सेस, उसको कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, भूखा प्यासा और थका हुआ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। और तभी उसने कहा, इज़ द फूड रेडी अमीना डियर। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्ट यार्ड, उसने आंगन से आवाज़ लगाई कि अमीना, क्या खाना तैयार है। विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, उसकी बेटी चुपचाप बाहर आई। एंड स्टूड लीलिंग अगेंस्ट द वॉल, और आकर के दीवार के सहारे खड़ी हो गई। इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर को जवाब नहीं मिला तो उसने अपना जो सवाल था वो वापस दोहराया। वॉट डू यू से, नो वाई, तो उसको जवाब मिला नहीं, तो उसने कहा क्यों नहीं बना। तब अमीना उसकी बच्ची ने कहा, नो राइस, चावल नहीं है। तो वाई डिडंट यू टेल मी इन मॉर्निंग, तो उसने कहा चावल नहीं, तुमने मुझे ये बात सुबह क्यों नहीं बताई। तो तब अमीना ने कहा, वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों, मैंने तो तुमको पिछली रात को बताई थी बात। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक गफूर, उसी की बात को वापस उसी की आवाज़ में बोलता गफूर कि मैंने पिछले रात कहा था। हाउ एम आई टू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे कल रात जो तुमने बोला वो कैसे याद रहेगा। और ऐसा कहते हैं उसका गुस्सा और बढ़ गया। पहले से भूख प्यास और दर्द के मारे थकान में था, और उसको और भूख से गुस्सा और बढ़ गया। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो और अधिक गुस्सा करता जा रहा है। ऑफकोर्स देर इज़ नो राइस, हाँ बिल्कुल, चावल तो बिल्कुल नहीं है। ही ग्रोल्ड विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, अब उसका चेहरा जो था वो और विचलित हो गया और भयंकर हो गया। वॉट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हारा पिताजी खाए या न खाए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन तुम्हारा 3 टाइम का खाना तुम्हें खाना ही है। इन द फ्यूचर, और भविष्य में, आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, मैं जब बाहर जाऊँगा तो चावल को ताले में बंद करके जाऊँगा। ऐसा कह के फिर उसने कहा, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पीने के लिए पानी दे दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, तो बेटी ने कहा पानी भी नहीं है, तो उसने कहा तुम्हारे पास पानी भी नहीं है।
अमीना remained standing with his bowed head as before, अपना सिर झुकाए वैसे के वैसे खड़ी रही. Realizing that there was not even a drop of water in the house, ये जब एहसास हुआ कि घर में एक बूंद पानी नहीं है, he lost self control, उसका आत्मनियंत्रण अपने पे आपा खो दिया. Rushing at her, उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए, he slapped her face noisily, उसने बड़ी तेज आवाज़ में उसको चाटा लगा दिया. Wretched girl, उसने कहा दुष्ट लड़की. What do you do all day? तुम पूरा दिन क्या करते हो? So many people die, बहुत सारे लोग मर रहे हैं. Why don't you? तुम क्यों नहीं मर जाती? The girl did not utter a word, लड़की एक शब्द भी नहीं बोली. She took the empty earthen pitcher, अपना खाली मिट्टी का घड़ा लिया and went out into the afternoon sun, और वो दोपहर की उस सूरज की गर्मी में बाहर निकल पड़ी. Quietly weeping her silent tears, अपने खामोश आंसुओं को चुपचाप पोंछती हुई. The moment she was out of sight, जैसे ही वो उसकी नज़र से दूर हट गई, her father was overwhelmed with remorse, उसको पश्चाताप भर गया और पूरा अपना मन भर गया उसका कि मैंने क्या गलती कर दी. क्योंकि वो जानता था, he alone knew how he had brought up that motherless girl, कि माँ उस बिन माँ की बच्ची को उसने कैसे बड़ा किया है. He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame, कि ये स्नेही, कर्तव्यनिष्ठ और खामोश उसकी बेटी को कोई दोष नहीं था. They had never had enough to eat even while the little store of rice lasted, कि जब भी उनके पास थोड़ा बहुत भी चावल था तब भी वो कभी भी पर्याप्त नहीं था. It was impossible to eat 3 times a day, कि वो दिन में 3 बार खाना मुमकिन नहीं था. Nor was he unaware of the reason for the absence of water, और ना उसको ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि घर में पानी क्यों नहीं है. इस कारण से भी वो बिल्कुल अवगत था. 2 of the 3 tanks, गांव के जो 3 में से 2 कुएं जो थे, in the village had all dried up, वो सब सूख गए थे. The little water that there was still in the private tank of शिबू बाबू, और जो तीसरा कुआं था वो ज़मींदार का खुद का कुआं था. But not for the public, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं था. A few holes had been dug at the bottom of the other tanks, तो उन 2 खाली कुओं में लोगों ने कुछ खड्डे किए थे. But there was such a crowding and jostling, वहाँ पे इतनी भीड़ और धक्का मुक्की होती थी for the little water, जो थोड़ा सा पानी वहाँ आता था, that this chit of a girl could not even approach them, तो ये बच्ची वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती थी. She stood for hours on, वहाँ कई घंटों खड़ी रहती थी. And after much begging, और बहुत देर या बहुत बार मांगने के बाद में, if somebody took pity on her, कोई किसी को दया आती थी, she returned home with little water, वो थोड़ा सा पानी लेकर के वापस आती थी. He knew all this, वो सब जानता था ये बात. ये जब गुस्सा किया उसने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन उसको पता था मैंने गलत किया है. Perhaps there was no water today, या तो शायद आज पानी नहीं था, और nobody had found time to take pity on her, या तो फिर उसके ऊपर किसी ने दया नहीं दिखाई. Something of this sort must have happened, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, he thought, and his own eyes too filled with tears, और उसकी खुद की आंखें भी भर गई. तभी जब ये सोच रहा था तभी गफूर, आर यू इन, क्या तुम अंदर हो? Someone cried out in the yard, कोई बाहर आंगन में चिल्लाया, गफूर क्या तुम घर पे हो? The landlord's messenger had arrived, जमींदार का दूत जो था वो समाचार लेके आया था. Yes, I am in. Why? Answered गफूर bitterly, उसने कहा मैं अंदर हूँ, क्या हुआ बोलो? Master has sent for you, देखिए एक वर्ड है sent for का मीनिंग होता है बुलावा भेजना. Master has sent for you, come, मालिक ने आपको बुलाया है, चलो. I haven't had food yet, I will come later, कि मैंने अभी खाना नहीं खाया, said गफूर, मैं बाद में आऊँगा. Such impudence, इतनी नाफरमानी, seemed intolerable to the messenger, तो ये उसको नागवार गुजरी या उसको बर्दाश्त नहीं हुआ. Its master order to drag you to him and give you a good thrashing, तो मालिक का आदेश है कि तुमको घसीट के लाया जाए और तुम्हारी अच्छी पिटाई की जाए. He roared, calling the man ugly names, तो उसने ऐसा कह के गफूर को गालियाँ दी. गफूर lost self control for the second time, अपने दूसरी बार अपना आपा खो दिया. पहली बार तो उसने अमीना को मारा, दूसरी बार खुद ना आपा खो दिया. We are nobody's slave, हम किसी के गुलाम नहीं है. He replied, returning similar compliments, और ऐसे ही उसने गालियाँ उस समाचार वाहक को भी दे दी. We pay rent to live here, हम यहाँ पे रहने का किराया देते हैं. I will not go, मैं नहीं जाऊँगा. But in this world it is only fertile for small to appeal to authority, लेकिन इस बड़ी दुनिया में
छोटा बड़े के सामने आवाज़ उठाई बहुत व्यर्थ होता है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, और उतना ही वो भयानक होता है। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉज सेल्डम रीच द बिग ईयर्स, क्योंकि ये जो छोटी आवाज़ होती है वो कभी कभार ही बड़े कानों तक पहुंचती है। हु नोज़ व्हाट माइट हैपन, और फिर पता नहीं उसका क्या परिणाम हुआ। तो ऐसा ही कुछ गफूर के साथ हुआ। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड क्वाइटली लेट डाउन, जब वो वापस जमींदार के घर से लौट के आया, वो चुपचाप आके लेट गया। हिज फेस वॉज एंड आइज वे स्वोलन, उसका चेहरा और आंखें जो सूज गई थी। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, और ये सब कुछ उसको भुगतना पड़ा था महेश के कारण। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर वहाँ से निकला था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टेदर, वो अपने बांधने के जगह से छूट गया था। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वो जाकर के ज़मींदार की ज़मीन पे चला गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स, और उसने वहाँ पे फूल खा लिए। अपसेट द ड्राइंग कॉर्न इन द सन, और जो सूरज की रोशनी में मक्की सूख रही थी वो खा गया। एंड फाइनली दे ट्राई टू कैच हिम, और जब उनके नौकरों ने, ज़मींदार के नौकरों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, ही हैड हर्ड द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर एंड हैड एस्केप्ड, और तब वो उसने उसकी ज़मींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचा करके वो वहाँ से चला गया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इतना जो चैप्टर पढ़ा है उसको आप वापस पढ़े, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देख रहे थे, या इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है फ्लक्स के या गॉस थ्योरम के रिलेटेड, वो हम देख रहे थे। तो जिसमें हमने देखा था लास्ट में कि अगर कोई क्लोज सरफेस हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है, 0, तो क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है। इस क्यूब में हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अब एक क्यूब हमारे पास ये वाला है, ये वाला, इसके अंदर भी हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। यानी दोनों के पास जो चार्ज है, इस वाले क्यूब के पास ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, दोनों के पास चार्ज कैसा है, बराबर। यानी इसके इनसाइड चार्ज भी कितना है, क्यू है, और इसके इनसाइड चार्ज भी कैसा है, क्यू है। तो फ्लक्स किसके साथ ज़्यादा होगा, यानी अगर इसके साथ लिंक होने वाला सपोज फ्लक्स φ1 है और इसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स कितना है, φ2 है। तो मैं कुछ कंडीशन लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कि φ1 इज ग्रेटर देन φ2। दूसरी कंडीशन मैंने लिखी कि φ2 इज ग्रेटर देन φ1, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमने लिखी कि φ1 इज इक्वल टू φ2, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमने लिखी, चलो 3 कंडीशन काफ़ी है इसके अंदर, 4 कंडीशन नहीं लिखनी है हमको। तो अब इनमें से कौन सा सही होगा, इन तीनों में से कौन सा सही होगा कि एक बड़ा क्यूब है जिसका एरिया कितना है, बड़ा है, जिसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, इसके अंदर चार्ज हमने कितना रखा, प्लस क्यू, और सेम चार्ज इसके अंदर भी रखा, इसका एरिया कैसा है, कम है, यानी इसका वॉल्यूम कैसा है, कम है। तो दोनों में से फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा, या φ1 ज़्यादा होगा या φ2 कम होगा, या φ2 ज़्यादा होगा φ1 कम होगा, या φ1 और φ2 दोनों कैसे होंगे, जो बराबर होंगे। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से हमने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा कि 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इंक्लूड है, क्या करेंगे उसका कि Q/ε0 इतना फ्लक्स लिंक है। क्या गॉस थ्योरम के अंदर डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा कि गॉस थ्योरम किसी सरफेस के या क्लोज्ड सरफेस के एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं पढ़ा हमने, कहीं एरिया वर्ड हमारे गॉस थ्योरम के अंदर तो नहीं आया डेफिनेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स और इसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स, अगर दोनों के पास चार्ज कैसा है, बराबर है, तो दोनों के पास फ्लक्स भी कैसा होगा, बराबर होगा। यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी φ1 और φ2 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, बराबर। यानी एक कंक्लूजन यहां निकल के आया कि जो फ्लक्स होता है वो सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता या उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली चार्ज। और ये चार्ज कौन सा है, इनसाइड, कौन सा, इनसाइड दी
क्लोज्ड सरफेस। तो चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स इनके साथ लिंक होगा या इनसे पास होगा, इनके एरिया पे या इनके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। इसके बाद हमको और क्या देखना है इसके रिलेटेड, तो जैसे कि ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर के सेंटर पर कितना रखा है हमने, प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, सेंटर पर अगर हमने कितना चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इस स्फीयर के साथ जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो कितना है, फाई है। सपोज कितना है, फाई है। अगर इस सरफेस को, ये जो सर्कल है या फिर सॉरी ये जो स्फीयर है, इसको हमने सेमी स्फीयर बना दिया, यानी इसको काट दिया बीच में, तो ये जो इतनी सरफेस है, ये जो हाफ सरफेस है, इस हाफ सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो अगर चार्ज इसके सेंटर पर है, अगर ये स्फेयर है और यानी सिमेट्रिकल बॉडी है या ये इसके सेंटर पर हमने चार्ज रखा है, तो हाफ सर्कल ये जो है, हाफ पोर्शन जो है, यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 5/2। यानी यहाँ पर भी जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, 5/2, और यहाँ पर भी कितना होगा, 5/2। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, और फ्लक्स कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर में, सॉरी चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। तो हाफ जो पोर्शन है उस पे, उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, 5/2, और ये जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है इसके साथ भी फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, 5/2, और टोटल जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसके सेंटर पर हमने चार्ज रखा है क्यू। कितना चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है इसके सेंटर पर। अगर इसके सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू रखा है तो इस क्लोज्ड जो क्यूब है इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब हम जानते हैं कि ये क्यूब है, इसके अंदर फेस कितने हैं, तो फेस कितने हैं इसके अंदर, तो 6 फेस है। कॉर्नर कितने हैं इसके, तो कॉर्नर कितने हैं इसके अंदर, 12 कॉर्नर होते हैं इसके अंदर। कॉर्नर अगर आप काउंट करोगे कितने होते हैं, 12, और इसके जो एड्ज होते हैं वो कितने होते हैं, तो एड्ज होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर इसके अंदर टोटल सरफेस कितनी है, 6 सरफेस है, तो एक सरफेस के साथ लिंक होने वाला या एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, टोटल फेस कितने, 6 है, टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, 5। तो इसके साथ यानी हर फेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं 5 इज इक्वल टू, इसके चार्ज अंदर चार्ज कितना रखा है, Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। तो हर फेस के साथ कितने फेस है, ईच फेस, तो ईच फेस के साथ यानी कि टोटल फेस कितने, 6 है, तो जो फ्लक्स हर फेस के साथ लिंक होगा, यानी इस वाले फेस के साथ, सपोज ये वाला फेस लिया हमने, तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q ओपन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर टोटल फ्लक्स कितना है, 5 है, तो इस वाली सरफेस के साथ, सॉरी इस वाले फेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अगर कॉर्नर के साथ पूछा जाए कि ईच कॉर्नर के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच कॉर्नर is 5 is equal to Q ओपन 12 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि कॉर्नर कितने 12 है, तो एक कॉर्नर के साथ कितना हो जाएगा, तो 12 कॉर्नर के साथ टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो एक कॉर्नर के साथ कितना हो जाएगा, तो एक कॉर्नर के साथ हो जाएगा 5 ओपन 12। कितना हो जाएगा, 5 ओपन 12। ठीक है, वैसे न वैसे अगर एड्स के साथ पूछा जाए कि कितने एड्स है, तो 8 है, तो ईच के साथ यानी 1 के साथ कितना फ्लक्स लिंक करेगा या कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच एड्स कितना हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू Q ओपन
कितने एड्स है, 8 है, तो 8 एप्सिलॉन नॉट। और अगर टोटल फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक हो रहा है, 5 हो रहा है, तो एक एड्स के साथ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/8, 5/8। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो 1 मार्क यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके रिलेटेड सारी चीजें हमने देख ली। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर एक क्यूब रखा हुआ है, ये एक क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब रखा हुआ है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है, एक क्लोज्ड सरफेस रखी हुई है। यहाँ बीच में हम लाइनें नहीं बना रहे क्योंकि हमारी सरफेस, ये डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब रखा हुआ है। अब इस क्यूब के साथ टोटल कितना फ्लक्स लिंक होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट दे रखा है वो Ex की वैल्यू दे रखी है, और Ex यानी एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है अल्फा x की पावर 1/2, और जो y एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट Ey और वो किसके बराबर है, तो z जो कंपोनेंट यानी z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके बराबर है। और दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर 0 दे रखी है। कितनी दे रखी है, दोनों की वैल्यू 0 दे रखी है। और क्वेश्चन के अंदर आपको जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, वो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 800। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 800। ठीक है, अब ये जो क्यूब है, ये जो इसका जो साइड है कितनी है, a है, ये वाली भी कितनी होगी, a, यानी a मीटर क्यूब का ये बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है x, ये जो डिस्टेंस है यानी मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है a, ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, a गिवन है। यानी कुल मिला के यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब को आपको रखा, ये क्यूब रखा है, इस क्यूब के कारण ये यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी वैल्यू x के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि y और z दोनों कैसे दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। तो और Ex यानी x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, अल्फा x की पावर 1/2। यानी जितना x चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, इस वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो आपको दे रखी है 0.1। क्या दे रखी है, 0.1। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 800 दे रखी है। अब आपको निकालना है कि इस क्लोज्ड सरफेस के साथ, इस क्यूब के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो क्यूब है इसके इनसाइड चार्ज कितना है। तो चार्ज इनसाइड द क्यूब, ठीक है, तो चार्ज इनसाइड द क्यूब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है कि एक तो टोटल फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज जो रखा हुआ है उस क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट दे रखा है, y और z में तो 0 दे रखा है, यानी आपको ओनली x ही लेना है। और तो यहाँ पर जब इस सरफेस के साथ इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसको हम निकालेंगे कैलकुलस की हेल्प से। और कैलकुलस की हेल्प से कैसे निकालेंगे तो थोड़ा देख लेना इधर। ये इतनी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसमें आपको टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है और चार्ज इनसाइड भी आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर चार्ज इनसाइड चार्ज कितना होगा, 0 होगा, तो फ्लक्स जो लिंक होगा इसके साथ वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो इनसाइड इसके जो इनसाइड जो चार्ज है वो है कुछ ना कुछ, उसकी वैल्यू Q, और उस Q की वैल्यू आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि हमने ले लिया ये वाली सरफेस ले ली हमने क्यूब की, कि जैसे कि ये हमारा क्यूब है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि हर सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू हम जानते हैं ईडीएस कॉस थीटा। कितना होता है, ईडीएस कॉस थीटा। अगर ये सरफेस 1 है तो इसको हमने क्या ले लिया, फाई 1। इसके साथ कितना होगा, इसके साथ कितना होगा, सभी 6 जितनी भी फेस है या 6 सरफेस है उनके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा सब इंडिविजुअल निकालेंगे और सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हमको निकालना है कि फ्लक्स लिंक कितना होगा। तो सबसे पहला ये वाली सरफेस ले ली हमने, इस वाली सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पर इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो सरफेस से नॉर्मल, तो सरफेस से नॉर्मल ये सरफेस और इसका ये नॉर्मल, ये क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर हो गया। ये इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो दोनों के बीच में एंगल कैसा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। कितना हो गया, 180। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो इस वाली सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा और इस वाली सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ईडीएस cos थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फाई 1 इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा एज इट इज एक्स कितना दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है ए, तो क्या हो जाएगा ए, और पावर कितनी है 1/2, तो 1/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये आ गई। अब क्या है फॉर्मूला, ds cos थीटा। तो ds, अब ये जो क्यूब है वो कैसा है, इसकी साइड कितनी है ए, ये भी कैसी ए और ये भी कैसी ए, तो क्या हो जाएगी, जो इसकी साइड है, इसका जो इस सरफेस का एरिया वो क्या हो जाएगा, साइड मल्टी साइड। तो इस सरफेस का जो एरिया होगा ds होगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। कितना होगा, ए स्क्वायर, और कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सरफेस फर्स्ट का हो गया, तो ये सरफेस फर्स्ट का। ठीक है, अब ये जो आया वो किसका आया, सरफेस फर्स्ट का। इसके अंदर किसको जोड़ देंगे, तो इसके अंदर हम जोड़ेंगे किसको, सरफेस सेकंड को। किसको जोड़ेंगे, सरफेस सेकंड को। तो अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं करना क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ds। ठीक है, और ये सरफेस फर्स्ट फाई और ये हो गया सरफेस फर्स्ट। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का है तो क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल, और सरफेस सेकंड। सरफेस सेकंड कौन सी होगी, तो सरफेस सेकंड ये वाली सरफेस सेकंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, इस डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये वाला बाहर की तरफ। तो ये इसका एरिया वेक्टर और ये इसका ऐसे, ये इसका एरिया वेक्टर जा रहा है और ये इसका ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये इसका एरिया वेक्टर है। एंगल दोनों के बीच में कैसा हो गया 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यानी सरफेस 2 के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा उसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे हो गया 0 हो गया, क्योंकि एंगल कितना आ गया 90 आ गया, तो 0 हो गया। अब सरफेस सेकंड यानी ये वाली सरफेस, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सरफेस से नॉर्मल, तो यही क्या होगा इसका एरिया वेक्टर। ये बन गया इसका एरिया वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों एक दूसरे के एल होंगे, एंगल कितना होगा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर इस वाली सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा, इस वाली सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा। तो वो फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो अब इसके लिए हमको निकालना है, ये सरफेस सेकंड का हो गया, ये सरफेस फर्स्ट का हो गया। तो अब किसका ऐड करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल क्या करेंगे, सरफेस सेकंड का, तो सॉरी सरफेस थर्ड का। ठीक है, कितना हो जाएगा सरफेस थर्ड का, तो सरफेस थर्ड का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी हम अभी इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल हमको नहीं करना है क्योंकि हम पूरी सरफेस का अलग अलग, हर सरफेस का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सरफेस थर्ड का, तो थर्ड का कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा का अल्फा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, तो a ये रहा और a ये कितना हो गया 2a हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, और 2a की पावर कितनी हो जाएगी, 2a की पावर कितनी है 1/2।
कितनी x की पावर 1/2, x की वैल्यू कितनी होगी a, और a कितना हो गया 2a हो गया, और पावर कितनी 1/2। ठीक है, अब ds का ds एज इट इज, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। ये निकल गया हमारे सरफेस सेकेंड थर्ड का। ठीक है, तो सरफेस फर्स्ट का ये आया, सरफेस सेकंड का कितना है 0 है, और सरफेस जो थर्ड है उसका इतना आ गया। अब बाकी सबका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सबका यही से देख लो कि सरफेस फर्स्ट का ये हो गया, सरफेस सेकंड का 0, और सरफेस थर्ड का ये वाला हो गया। अब ये वाली सरफेस है, इसका 0 तो इसका भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये इसका एरिया वेक्टर, एंगल कितना 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया। ऊपर वाली का तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, और इसका एरिया वेक्टर 90 0, तो ऊपर वाली सरफेस का भी कितना हो जाएगा 0, और नीचे वाली सरफेस का भी कितना हो जाएगा 0, यानी S4 S5 और S6 इनका कितना हो जाएगा 0, यानी ये हो गया 0 + 0 + 0, ये 0 हो गया। तो ओनली फॉर फ्लक्स लिंक हुआ वो दोनों सरफेस के साथ हुआ, S1 और S3 के साथ। तो इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो इस सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे सोल्व करेंगे इनको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a साइड मल्टी साइड, यानी a मल्टी a, यानी कितना हो जाएगा a²। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना है cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -α a का इस a की पावर 1/2, और ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा a², और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 एज इट इज आ गया, प्लस का प्लस एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज हो गया। ये तो 0 मतलब ही नहीं है। अब इसका कितना हो जाएगा, तो अल्फा, ये अल्फा हो गया। ठीक है, ये कितना देगा 2a की पावर 1/2, ये हो गया 2a की पावर, ठीक है 1/2, और ds इस वाली सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ds कितना हो जाएगा साइड मल्टी साइड a², यानी ये हो गया डॉट a²। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम सही से लिखेंगे, तो सही से कैसे लिखेंगे कि अल्फा ब्रैकेट 2a की पावर 1/2, और a² को आगे ले लिया प्लस का है, और माइनस का हमने पीछे ले लिया, तो माइनस एज इट इज अल्फा a की पावर 1/2, अल्फा a की पावर 1/2 और डॉट a²। अब नेक्स्ट इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये पावर कितनी है 1/2 है, और ये अल्फा, तो इसको अल्फा को एज इट इज हमने लिख दिया 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √2, किसी की पावर 1/2 इसका मतलब क्या होगा √2, और a के ऊपर भी कितनी पावर आ रही है, a के ऊपर भी 1/2 आ रही है, और यहाँ पर a के ऊपर पावर कितनी 2 है, तो 1/2 प्लस, और ये दोनों कैसे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 5/2, यानी यहाँ से a की पावर कितनी होगी 5/2 होगी। ठीक है, माइनस का एज इट इज सेम एज इट इज, अल्फा का अल्फा a की पावर 1/2 और a की पावर 2 कितना हो गया a की पावर 5/2। ठीक है, अब दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो अल्फा a की पावर 5/2 और अल्फा a की पावर 5/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, माइनस का माइनस एज इट इज लिखेंगे हम, सॉरी माइनस तो हमारा बीच में आ गया, तो अल्फा a की पावर 5/2 को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा √2, यहाँ से क्या बचा √2, और यहाँ से अल्फा a की पावर 5/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा -1। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 800 मल्टीप्लाई a की पावर क्या है 5/2, तो a की पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं √a की पावर 5, क्या लिख सकते हैं √a की पावर 5, क्योंकि इस 5/2 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 × 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो हमने पूरे के ऊपर रूट लगा दिया, 5 एज इट इज, तो 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो √2 और माइनस कितना है 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो, तो 800 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी तरीके 0.1, तो ये हो गया 0.1, और 0.1 का क्या हो जाएगा
पावर 5 मल्टीप्लाई √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो √2 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो निकाल लेना, 1.414 होती है, माइनस कितना 1, ये एज इट इज हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करोगे कि 0.1 की पावर 5 और इसका रूट, तो कितना आ जाएगा 800 मल्टी 0.00316 आ जाएगा इसका, और मल्टीप्लाई यहाँ से 1.414 में हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.4। अगर इसको सोल्व करोगे, इसको अगर सोल्व कर लेना तो जो आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.05 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये आ जाएगी फ्लक्स की वैल्यू। अब अगर फ्लक्स आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, चार्ज इनसाइड दी, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस थ्योरम से आप क्या निकालोगे, चार्ज। तो और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देना, फाई की वैल्यू आपने निकाल ली है तो क्यू की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा आप सोल्व घर पे कर लेना, बाकी इसके रिलेटेड जो भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 26 मानव का तंत्रिका तंत्र, ये अपना लेसन चल रहा था। प्रीवियस क्लास में अपन ने मस्तिष्क के भागों के बारे में डिस्कशन किया था। मस्तिष्क के भाग के अंदर अपन ने अग्र मस्तिष्क को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अग्र मस्तिष्क के अंदर 2 भाग पढ़े थे अपन ने, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च के अंदर भी अपन ने 2 भाग पढ़े, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आज का तो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं अपन मध्य मस्तिष्क, ये वाला आपका मध्य मस्तिष्क से यहाँ ध्यान रखें आप, है ना। फिर इधर जाएंगे अपन तो नीचे पश्च मस्तिष्क आ जाएगा। पश्च मस्तिष्क के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा तक अपन पढ़ेंगे। पश्च मस्तिष्क को 3 भाग पढ़ेंगे, इसका पोन्स विरलाई, मेडुला ऑब्लिंगेटा, है ना, और अनुमस्तिष्क, ये आपके पश्च मस्तिष्क आ जाएंगे। और मध्य मस्तिष्क के अंदर भी अपन कुछ पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिन, है ना, और प्रमस्तिष्क व्रंतक, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो क्या पढ़ेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और प्रमस्तिष्क व्रंतक, ये 2 भाग अपन कहाँ पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क के अंदर। तो मध्य मस्तिष्क होता कहाँ है, पहली बात तो ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग है और थैलेमस के थोड़ा सा ऊपर का भाग है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में लिख लेते हैं। पहला आज का टॉपिक क्या है अपना, मध्य मस्तिष्क। दूसरा भाग है ना, पहला भाग क्या था, अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं, मध्य मस्तिष्क में क्या क्या है, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क क्या है, पहली चीज यह मस्तिष्क के मध्य का, नाम से ही चल रहा है ना पता, यह मस्तिष्क के मध्य का भाग होता है ना। जब कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ जाती है तो वो आसानी से आप लर्न कर सकते हो, आसानी से उसको पढ़ सकते हो ना। जैसे पूरे मस्तिष्क का अपन वर्णन देखने जाएं तो यूँ लगेगा काफ़ी टिपिकल होगा, लेकिन इसी को अलग अलग भागों से बांट के फिर पढ़ा जाए तो छोटी छोटी लाइनें बनाकर इसको आसानी से काम लिया जा सकता है। यह हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग है, बीच का भाग होता है, ठीक है। इसके मुख्य 2 भाग हैं, ठीक है। बात काफ़ी छोटी छोटी है लेकिन आपको लिखने के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है और याद जल्दी हो जाती है ना, छोटी छोटी बातें। बाकी ऐसे देखना चाहेंगे मध्य मस्तिष्क क्या करता है, कहाँ होता है, तो काफ़ी टिपिकल मामला बन जाएगा आपके लिए, है ना। पहला भाग कौन सा है,
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये आपके पहला भाग होता है। दूसरा अपर मस्तिष्क वृंतक है, इससे पहले इसको लिख लेते हैं अपन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मध्य मस्तिष्क में दो इंफीरियर ऑप्टिक लॉब व दो सुपीरियर ऑप्टिक लॉब पाए जाते हैं। कुछ नहीं है, इंफीरियर सुपीरियर मतलब क्या हो गया, एक तो ऊपर वाले और एक नीचे वाले, दो लॉब हैं, दो और दो चार लॉब होते हैं। दो तो पाए जाते हैं ऊपर की तरफ और दो लॉब पाए जाते हैं नीचे की तरफ। और इस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का मुख्य कार्य क्या होता है, आपकी एक तो श्रवण और दर्शन करना, देखना, इन दोनों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने का काम इस दोनों लॉब का होता है। कौन से लॉब, एक तो इंफीरियर ऑप्टिक लॉब और एक सुपीरियर ऑप्टिक लॉब। ऑप्टिक नर्व, आपने नाम सुना होगा, जब आँख का डायग्राम बनाते हैं तो आँख के डायग्राम के अंदर ऑप्टिक नर्व होती है ना। नर्व मतलब जानते हो ना, नर्व मतलब मांसपेशियां, तंत्रिकाएं। तो वो नर्व जो होती है ऑप्टिक नर्व, वो ऑप्टिक नर्व आपके दो भागों से जुड़ी होती है, एक तो आँख से और एक कान से। तो ऊपर वाली जो होती है वो आपके आँखों से जुड़ी होती है और नीचे वाली जो होती है वो आपके कानों से जुड़ी रहती है, जहाँ से क्या होता है, एक तो देखने का काम और एक सुनने का काम। तो ये दोनों जो नर्व हैं, दो और दो चार, एक तो दो तो होगी ऊपर की तरफ और दो होगी नीचे की तरफ, तो ये लॉब के रूप में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, देखना और सुनने के नियंत्रण को करना, है ना। तो देखना और सुनने का जो नियंत्रण होता है इन लॉब के द्वारा किया जाता है, और सुपीरियर लॉब के द्वारा तो किया जाता है देखने का काम, और इंफीरियर लॉब के द्वारा किया जाता है सुनने का काम, है ना, देखना और सुनना। ये मध्य मस्तिष्क में टेक्सस भाग से जुड़े रहते हैं। कौन, लॉब। ये वह ये देखने व सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, देखने व सुनने के लिए उत्तरदायी कौन है, ये नर्व है। एक तो इंफीरियर है जो आपके सुनने के लिए उत्तरदायी है, एक सुपीरियर है जो आपके देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं ना। तो इनका कार्य क्या हो गया, देखने और सुनने के लिए नियंत्रण करना, ठीक है। ये आपके दो नर्व का हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं अपन, प्रमस्तिष्क वृंतक। ठीक है, यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी वल्लकुटीय भाग, मतलब सेरिब्रल का वल्लकुट का जो भाग होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का भाग होता है, यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु व मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है, भागों को जोड़ता है। कौन, प्रमस्तिष्क वृंतक। दूसरा लिख दो, यह तंतुनुमा होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया,
मध्य मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। मध्य मस्तिष्क के दो भाग है ना, कौन से? एक तो कार्परा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा आपका प्रमस्तिष्क वृंतक। ठीक है, कार्परा क्वाड्रिजेमिना में क्या याद रखना है? इसमें दो लॉब हैं, एक सुपीरियर लॉब है, एक इंफीरियर लॉब है, दो सुपीरियर ऑप्टिक लॉब है, दो इंफीरियर सुपीरियर लॉब है। दोनों लॉब के कार्य क्या हैं? एक जो सुपीरियर लॉब है वो आपके देखने में काम आ रहा है, जो इंफीरियर लॉब है वो आपके सुनने में काम आ रहा है ना। तो देखने व सुनने के लिए उत्तरवाही लॉब हो गए। ठीक है, फिर आपके प्रमस्तिष्क वृंतक हो गए। ठीक है, ये उतार लीजिए आप, प्रमस्तिष्क वृंतक और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब बात करेंगे अपन मस्तिष्क के अंतिम भाग की, है ना, जो आपका पश्च मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। और पश्च मस्तिष्क के अंदर भी अपन तीन भाग पढ़ेंगे मुख्य रूप से। एक तो अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स तो क्या करेगा? आपके ऊपर वाले और नीचे भाग यानी मेरुरज्जु को आपके मस्तिष्क से जोड़ने का काम करने वाला भाग क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा को और अनुमस्तिष्क को, या मेडुला ऑब्लांगेटा और थैलेमस वाले हाइपोथैलेमस वाले भाग को जोड़ने का कार्य करेगा कौन? आपका पोन्स, क्योंकि बीच में है ये, है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा से भी ऊपर है। मेडुला ऑब्लांगेटा मीन्स मध्यांश, मेडुला ऑब्लांगेटा से भी ऊपर का भाग है पोन्स। फिर लास्ट मेडुला ऑब्लांगेटा आएगा जो आपके कहाँ से जुड़ा होगा? मेरुरज्जु से के पार्ट से जुड़ा होगा। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाला भाग ही आपका कौन है? मध्यांश, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। तो अपन पश्च मस्तिष्क के अंदर तीन चीज़ें पढ़ेंगे, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। उससे पहले आप ये उतार लीजिए, ठीक है ना, फिर उसका भी वर्णन लिख देते हैं ताकि आपका मस्तिष्क का पूरा पार्ट फिनिश हो जाए। फिर इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? मेरुरज्जु के बारे में ना। तब तक ये उतारते रहिए आप, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन अब पश्च मस्तिष्क के बारे में। ये आपका पश्च मस्तिष्क ये रहा, कहाँ है? ये वाला पूरा भाग है ना, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स कहाँ हो गया? ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लांगेटा और ये अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन। पश्च मस्तिष्क के बारे में अब, ठीक है। सही तरीके से बता दूं आप, मैं पश्च मस्तिष्क कहाँ है आपका, ठीक है ना। ये वाला भाग, ये तो हो गया आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी गए, ये इधर रहेगी। ये आपका पोन्स, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा और ये आपका अनुमस्तिष्क, ये तीनों मिलके, ठीक है। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों मिलके आपके क्या बना रहे हैं? पश्च मस्तिष्क बना रहे हैं, हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो प्रमस्तिष्क के बाद का सबसे छोटा भाग है ना। जैसे प्रमस्तिष्क को क्या भाग कहा था आपने? सबसे बड़ा भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, 80 से 85% भाग है। उसके बाद किसी का अगर नंबर आता है तो वो आपके इनका भाग आता है, और इसमें भी किसका आता है? अनुमस्तिष्क का है, सेरिबिलम। और प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। और अनुमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिबिलम। क्यों कंफ्यूजन रहता है? देखो, अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क, कोई समझता है कि अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क दोनों आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रमस्तिष्क के अंदर दो भाग हैं, कौन कौन से? सॉरी, अग्र मस्तिष्क के अंदर दो भाग हैं, कौन कौन से? प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च। फिर अपन मध्य मस्तिष्क पढ़ा, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च में भी दो भाग पढ़े थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर अपन ने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, मध्य मस्तिष्क में क्या पढ़ा? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और पश्च मस्तिष्क वृंतक, ठीक है। अग्र मस्तिष्क वृंतक जो पढ़ा था भाई, ठीक। इसके बाद किस पे आए हैं? थर्ड पे अपन पश्च मस्तिष्क पे। तो अपन लेते हैं नया टॉपिक, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं पश्च मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का अंतिम व पश्च भाग होता है। नाम से लग रहा है ना, पश्च मस्तिष्क। फिर यह मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बना होता है। यह मुख्यतः तीन भागों से मिलकर
बना होता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा पॉन्स और तीसरा मध्यांश, जिसे क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये क्या भाग हो गए? पश्च मस्तिष्क के हो गए। सबसे पहला भाग पढ़ेंगे अपन अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क के बारे में लिखेंगे। यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग है, या मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग है। दूसरी बात, प्रमस्तिष्क के आधार पर स्थित है। प्रमस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। तीसरी बात, इसका वल्लकुटी भाग दूसर द्रव्य का बना होता है। क्या हो गया? देखो, यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग है। किसकी अपेक्षा? प्रमस्तिष्क की अपेक्षा। प्रमस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है और इसका वल्लकुटी भाग दूसरे द्रव्य का बना होता है। क्योंकि अपन ने प्रमस्तिष्क कहाँ पढ़ा था? ये प्रमस्तिष्क था, अग्रमस्तिष्क का भाग था ना प्रमस्तिष्क ये वाला, और इसी के आधार पर क्या होता है? ये अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो ये अग्रमस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, सॉरी पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग हो गया? अनुमस्तिष्क हो गया। इसके बाद अपन लिखते हैं इसका कार्य। ठीक है ना, इसके कार्य को लिख लेते हैं अपन। किसके कार्य? अनुमस्तिष्क के कार्य। अनुमस्तिष्क के कार्य में क्या लिखे हैं? शरीर का संतुलन बनाए रखना, पेशीय क्रियाओं पर नियंत्रण, पेशीय क्रियाओं का नियंत्रण। पेशीय क्रिया कौन सी? हाथ और पैर। हाथ व पैर की जो पेशियां होती हैं उन पे नियंत्रण करना है ना। जैसे कैसे? हाथ उठाना है, नहीं उठाना है, कहाँ रखना है, कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, शरीर का संतुलन कैसे खड़ा रहना है ना, कैसे हाथ जोड़ने हैं, कैसे बैठना है, कैसे राम राम, कैसे सीधा। जो शरीर के हाथ और पाँव के मुख्यतः कार्य होते हैं, है ना, चलना, दौड़ना, बैठना, कहाँ चलना, कहाँ दौड़ना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं हाथ और पैरों की, उन सभी हाथ और पैरों की क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? ये अनुमस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। और शरीर को बैलेंस देना, जैसे आप कहीं किसी जगह, मान लो ऐसी जगह है जहाँ आप खड़े रहने में आपको दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, तो आप कई बार जैसे लंगड़ी खेलते हैं ना, लंगड़ी एक पैर ऊपर रख के यूँ कूदता हुआ लंगड़ी चलते हैं अपन, है ना, या किसी डंडे के सहारे चलते हैं, या किसी दीवार पे चलते हैं, तो अपने आप को उस समय पैरों के द्वारा जो बैलेंस बनाना पड़ता है, वो बैलेंस बनाने के लिए क्या काम आता है? अनुमस्तिष्क काम में आता है। तो अनुमस्तिष्क के कार्य हो गए। फिर अपन देखते हैं कौन सा भाग? पॉन्स का भाग। ठीक है ना, तो अनुमस्तिष्क के कार्य देख लीजिए आप, कार्यों को लिख लीजिए। एक तो शरीर का संतुलन बनाए रखना और हाथ व पैर की जो पेशियाँ हैं उसका नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये किसके कार्य हो गए? आपके अनुमस्तिष्क के कार्य हो गए। अब आपका बचता है कौन सा भाग? पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जब भी अपनी अगली क्लास होती है, अब अपन अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? एक तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा किसके भाग है? ये पश्च मस्तिष्क के भाग है। तो पश्च मस्तिष्क के अंदर अपन पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा दो भाग रह गए। जब भी अपनी अगली क्लास होती है इन भागों का वर्णन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मेरुरज्जु को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने रीनल ब्लड फ्लो प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपको मैंने बताया भी था कि इसके अंदर क्या क्या होता है और आपकी जो रीनल आर्टरीज होती है वो वापस रीजॉइन होकर क्या बनाती है, रीनल वेन बनाती है। जैसे हमने किडनी के बारे में देखा था, किडनी का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ से क्या एंटर कर रही थी, आपके रीनल आर्टरी क्या एंटर कर रही थी, रीनल आर्टरी एंटर कर रही थी, और यहीं वापस आगे जाके नेफ्रॉन्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और वहीं से क्या करती है, ये कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके वापस बाहर की तरफ ब्लड को क्या करेगी, बॉडी के अंदर वापस रिटर्न लाने का काम करती है। वो कौन करेगा, रीनल वेन करेगी। तो ये कैसे अरेंज होती है और इनका प्रेशर कैसे होता है और प्रेशर मेंटेन कैसे होता है, उसके बारे में हमने देखा था। किसमें, रीनल ब्लड फ्लो या सप्लाई के अंदर हमने इसके बारे में देख लिया था। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का, यानी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब ये है क्या, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है क्या, मतलब आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट से यूरिन बनता कैसे, और पूरी प्रोसेस में मतलब जब नेफ्रॉन्स के अंदर आपका ब्लड एंटर करता है, ब्लड एंटर करने के बाद जैसे वो फिल्टर हो जाता है तो वो प्लाज्मा जो होता है वो पार्ट अंदर आ जाता है, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट। वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं और उनको हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो उसको वापस रीएब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। रीएब्जॉर्ब करने के बाद जो कंटेंट बचेगा वो कहलाता है आपका यूरिन, और जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये होता कैसा है, कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है, वही आपके लिए जानना जरूरी है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड complete formation of urine is called यूरोपोएसिस। यूरोपोएसिस आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में सीधी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज यूरोपोएसिस, व्हाट इज यूरोपोएसिस। द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोएसिस, मतलब आपके ब्लड से फिल्टर निकलने के बाद आपके नेफ्रिक फिल्ट्रेट से पूरा यूरिन बनना और फिर उस यूरिन को एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, यूरोपोएसिस कहते हैं, यानी कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोएसिस। समझ में आ गया। इसके बाद जो ये यूरोपोएसिस होगा, मतलब ये प्रोसेस होती कैसे, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम देख रहे थे कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, तो इट कंप्लीट्स into several steps। वैसे 3 स्टेप्स होती है, लेकिन अपन कहेंगे सेवरल स्टेप्स, हर किताब में अलग अलग दे रखा है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं 3 स्टेप्स होती है मेनली। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये कहाँ पे होता है, ये आपके मालपीजियन बॉडी के अंदर होने वाला फिल्ट्रेशन है। तो सबसे पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद होगा आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड जो स्टेप हो जाएगी वो हो जाएगी आपके सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और फाइनल जो पार्ट होता है वो होता है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये हो जाएगा आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये हो जाएगा आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके यूरोपोएसिस प्रोसेस है या फिर आपके फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है वो कितनी स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, मतलब एक नेफ्रिक फिल्ट्रेट से लेकर यूरिन बनने तक की जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट प्रोसेस, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, तो वो कहीं बॉडी से बाहर ना हो जाए यूरिन के साथ, तो हम क्या करती है, हमारी जो नेफ्रॉन्स है वो क्या करती है, वापस उन कंटेंट को, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को वापस रीएब्जॉर्ब करती है। इसके बाद फाइनल होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इन तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये होता कैसे है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। इसको डायग्रामेटिकली भी आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे मैं बना देता हूँ डायग्राम उसका, कि जैसे आपका ये हो जाएगा आपका बोमन्स कैप्सूल, और ये हो जाएगा आपका
नेफ्रिक फिल्ट्रेट वाला पार्ट, यानी ये बोमन्स कैप्सूल है और ये इसका नेक रीजन है। इसके बाद स्टार्ट होगी आपकी पीसीटी। तो हम वो पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जो हमारी काम की चीज़ें वही बना रहे। और ये हो जाएगा आपका एफेरेंट आर्ट्रियोल और ये हो जाएगी आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल, जिनकी विड्थ को भी हमको शो करना है। दोनों विड्थ क्या होती है, इनकी अलग होती है। और यहाँ पे क्या बनती है आपकी ग्लोमेरुलस, यानी कैपिलरी बेड होता है। तो जैसे ही हम बात करें यहाँ पे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता कैसा है, ये एक प्रेशर वाली प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई रहती है, उन सब के बारे में तो हमको पता है। तो जैसे ही अपन बात करें यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अफेरेंट आर्ट्रियोस, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। और ये हो जाएगा आपका इफरेंट आर्ट्रियोस, इफरेंट आर्ट्रियोस, ठीक है। तो जैसे ही आपका ब्लड एंटर करता है, यानी ब्लड कहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से, तो ब्लड फर्स्ट प्रोसेस है आपका ब्लड एंटर्स थ्रू या ब्लड एंटर्स एट अ हाई हाइड्रोस्टैटिक, ये नया वर्ड है, आपको ध्यान रखना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो आपकी जो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती है उसके अंदर जो ब्लड एंटर करता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से एंटर करता है, यानी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम डिनोट करेंगे पीबी से। आपको याद रखना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा आपका फर्स्ट वाला, यानी एफेरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो ब्लड एंटर कर रहा है वो कितने प्रेशर से एंटर कर रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से एंटर कर रहा है एट अ प्रेशर। और ये प्रेशर कितना होता है, यानी ब्लड एंटर्स एट अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट 60 mm ऑफ Hg, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो यानी फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर से आपका ब्लड भी एंटर करता है, यानी 60 mm ऑफ Hg प्रेशर होगा यहाँ पे। जैसे ही आपका ब्लड क्या करता है, इस के अंदर एंटर करता है। और जैसे ही ब्लड एंटर करता है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है 60 mm ऑफ Hg, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंट प्रेशर भी वर्क करता है, यानी इनके ऑपोजिट क्या होगा, अ रेजिस्टेंट प्रेशर वर्क्स ऑन इट। अब ये रेजिस्टेंट प्रेशर क्या होता है, तो जितना 60 mm Hg यहाँ पे एंटर कर रहा है तो इससे रेजिस्टेंट वाला प्रेशर लगता है, यानी रेजिस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट एक प्रेशर लगता है जो इसके प्रेशर को क्या करता है, कम करने की कोशिश करेगा। मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट प्रेशर लगेगा। न्यूटन्स के लॉ में आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कोई एक्शन है उसका रिएक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 mm ऑफ Hg का प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ब्लड एंटर किया तो इसके ऑपोजिट भी एक प्रेशर इसके ऊपर काम करता है, और वो प्रेशर भी हमको पता होना चाहिए था। और रेजिस्टेंट प्रेशर वर्क्स ऑन इट, इसके ऑपोजिट क्या करेगा, एक रेजिस्टेंट प्रेशर काम करेगा। तो ये तो पीबी तो फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट प्रेशर। अब अपन बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंट प्रेशर है, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंट प्रेशर काम कर रहे हैं वो कौन कौन से है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंट प्रेशर काम करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमारा लग रहा है 60 mm ऑफ Hg, जैसे ही ब्लड आपका एंटर किया इसके ऊपर जो रेजिस्टेंट प्रेशर काम करता है, सबसे पहला काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन इन ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो आपको ध्यान रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है यहाँ पे किसका, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन सा, एल्बुमिन इन ग्लोमेरुलस, मतलब यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड एंटर करता है तो यहाँ पे जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, इस ब्लड के ऊपर एक ऑपोजिट प्रेशर लगाता है। कौन सा प्रेशर लगाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंट प्रेशर कहेंगे। और वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं PO से। किससे डिनोट करेंगे, PO से। और वो कितना होगा, 30 mm ऑफ Hg। कितना हो जाएगा, 30 mm ऑफ Hg। तो आपको ध्यान रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 30 mm ऑफ Hg। और ये कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इसके अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी होती है उनके अंदर एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 mm ऑफ Hg, 30 mm ऑफ Hg हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड प्रेशर होता है
वो कौन सा होगा कि जैसे ही आपका ब्लड फिल्टर होगा तो फिल्टर ब्लड कहाँ पे आएगा, आपके इस नेक वाले रीजन के अंदर आएगा, और ब्लड फिल्टर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा ही पास होता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इसको कहते हैं हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हुआ उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया है पहले से भी होगा, वही क्या करता है, ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय पीसी। आपको ध्यान रखना है ये डिनोशन के लिए एब्रिविएशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसी क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये कौन सा हो जाएगा आपका सॉरी 10 mm ऑफ Hg। कितना हो जाएगा, 10 mm ऑफ Hg। कितना हो गया ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो ये हो जाएगा 10 mm ऑफ Hg। और ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी जैसे ही ब्लड आपका 60 mm ऑफ Hg के प्रेशर से एंटर हुआ तो उसके ऑपोजिट जो प्रेशर लग रहे हैं वो वाले प्रेशर है। कौन कौन से, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया आपका, कौन लगा रहा है, तो एल्बुमिन प्रोटीन जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कितना प्रेशर लगाता है 30 mm ऑफ Hg। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट कितना हो जाएगा, Pc बराबर 10 mm ऑफ Hg। और लास्ट जो प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट करता है वो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे होगा, जैसे ही यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ गया तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ फिल्ट्रेट के मतलब आपके जो बॉमन्स कैप्सूल है उसके बाहर की तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है वो कितना होता है, ये भी होता है 10 mm ऑफ Hg। और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो Pi बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 mm ऑफ Hg। आपको ये याद रखना है, इतना ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर, कौन कौन से प्रेशर लगते हैं और ये प्रेशर कौन से वो ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है, रेजिस्टेंट प्रेशर है, और ये आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। कौन सा, जिसमें ब्लड आर्टरी के अंदर एंटर होता है तब 60 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। और इसके बाद इसके ऑपोजिट कौन कौन से लगते हैं प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट और प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी वजह से फिर बाद में क्या होगा, ये सारे प्रेशर ऐड होने के बाद आपका जो ब्लड होगा वो क्या होता है, फिल्टर होता है, और किस फॉर्म में बाहर निकलता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के फॉर्म में बाहर लिखता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम GFP, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, GFP को हम क्या कहेंगे, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, GFP। अब ये GFP होगा कितना, तो आपको पता है ये कौन सा है, ये तो पॉजिटिव प्रेशर है, यानी 60 mm ऑफ Hg क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको हम क्या लिखते हैं, PB। तो ये तो हो जाएगा PB। अब इसके ऑपोजिट जो प्रेशर लग रहे हैं वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, PB माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका PO यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस आपका PC यानी क्या हो जाएगा आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट प्रेशर, प्लस आपका हो जाएगा PI यानी क्या हो जाएगा इंटरस्टिशियल प्रेशर। इन सबको जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, GFP यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा। आपको सीधा ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो आपको वो आंसर देना पड़ता है। वो कितना होता है अभी हम देख लेते हैं। जैसे PB यानी आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था, 60 mm ऑफ Hg, माइनस आपका PO कितना था, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो कितना था, 30 mm ऑफ Hg, प्लस आपका PC कितना है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट प्रेशर, वो है आपका 10 mm ऑफ Hg, और आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर कितना है, वो है 10 mm ऑफ Hg। अब इनको ऐड कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 40 एंड 50, ये क्या हो जाएगा 50। तो 60 माइनस 50 करेंगे तो आपका GFP यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको पूछा जाए तो वो कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg। मतलब फाइनल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg होता है। आपको ये याद रखना है। तो GFP कितना होता है यूँ पूछे आपको, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो वो कितना होता है 10 mm ऑफ Hg। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है
कि जो आपके ग्लोमेरुलस होती है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है देन कंपेरिजन टू नॉर्मल कैपिलरीज। वाई? ड्यू टू वाइडर एफरेंट आर्ट्रियोल, ड्यू टू वाइडर एफरेंट आर्ट्रियोल एंड नैरोवर इफरेंट आर्ट्रियोल। मतलब ये अपन यूँ कह सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के डिफरेंस के कारण इनके अंदर ग्लोमेरुलस फिल्टर्स के अंदर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद मैं इसको मिटा के यहाँ पे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम लिख रहे हैं कि जैसे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो आपको ध्यान रखना है, नोट करके आप लिख लेना, ग्लोमेरुलस, capillaries pressure is high than normal capillaries। जो नॉर्मल कैपिलरीज होती है उनसे ज़्यादा हायर प्रेशर होता है, उसका रीज़न क्या है? तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल कैपिलरीज ड्यू टू डिफरेंस इन थिकनेस। जो इनकी थिकनेस होती है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। किसका? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल कैपिलरीज की बात करें अपन, अपनी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल कैपिलरीज होती है उनसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको GFP याद रखना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो कितना होता है, 10 mm of Hg। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, जो आपके बोमन्स कैप्सूल के नेक रीजन में कलेक्ट होता है, यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है उसके अंदर होता क्या क्या है। तो इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्यों कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं प्राइमरी यूरिन। इसको यूरिया या यूरिन क्यों नहीं कहा जाता, उसका भी रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको एक्सक्रीट कर दिया गया तो आपकी बॉडी वर्क नहीं कर पाती है, इनको वापस क्या करना पड़ता है, वहाँ से रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके ब्लड के साथ वहाँ पे फिल्टर होके आ जाती है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट की अपन बात करें अगर, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर आता क्या क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंटेन, इसके अंदर मेन चीज़ें क्या होती है, H2O। आप खुद जानते हो पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर भी, तो H2O हो गया। इसके बाद है आपका ग्लूकोज, इसके बाद हो गया आपका अमाइनो एसिड्स, इसके बाद है आपका वाइटामिन्स एंड वाइटामिन्स यहाँ पे कौन से होंगे, तो आपको ध्यान रखना फैट सोल्यूबल नहीं होते सारे वाइटामिन्स। कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं ओनली। कौन से, H2O सोल्यूबल, मतलब वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स ही यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर आते हैं। एंड आयंस। अब आयंस कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको पता है सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड आयंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद कुछ माइनर क्वांटिटी में इसके साथ जो ऐड, मतलब जो अपन को एक्सक्रीट करना वो भी कंटेंट तो आएगा। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, एक तो होता है यूरिया और एक होता है आपका यूरिक एसिड। ये चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी, जिनको हमको क्या करना है, कंप्लीटली एक्सक्रीट करना, और इन चीज़ों को क्या करना है, कंप्लीटली वापस रीएब्जॉर्ब करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। H2O वापस बॉडी से बाहर नहीं निकलना जाना चाहिए। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और वाइटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिनको हमको लॉस्ट नहीं करना है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, H2O, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन, इसके बाद आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिसको हमको एक्सक्रीट करना है। बाकी इनको हम क्या करेंगे, वापस रीअब्जॉर्ब करेंगे। वो वाली प्रोसेस किसके अंदर आएगी, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछा जाए सीधे एग्जाम में कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है, या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंटेंट, या फिर प्राइमरी यूरिन किसको कहते हैं, तो इनको कहा जाता है प्राइमरी यूरिन, जिनके अंदर ये सारे कंटेंट मौजूद होते हैं। और जो आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, या सेम एज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। प्लाज्मा की तरह ही होता है आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर सेल्स नहीं होती है। कौन सी, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या नहीं होती है, WBC, RBC वगैरह पार्ट इसका नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। और जो आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है इसमें एक चीज़ और नहीं होती है, वो होती है प्रोटीन। ये चीज़ें नहीं होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये सेम एज होता है आपका प्लाज्मा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो बचता है वो है आपका पर डे, पर मिनट कितना नेफ्रिक फिल्ट्रेट पास होता है और उससे कितना यूरिन बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।